नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 PYQ सीरीज में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग स्टार्ट करने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए एमसीक्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 2011 टू 2024। हम लोग स्टैटिक सब्जेक्ट्स जो है हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, इस सारे सब्जेक्ट, ये पांचों सब्जेक्ट के प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी 2011 में। कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 विच एम्स एट प्रमोटिंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन कंट्री प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज, सेकंड स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, थर्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इसका देखिए ऑप्शंस दिए गए 1 and 2, 2, 3 and 1, 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2 and 3। जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जो क्रिएट किए गए थे वो क्रिएट किए गए थे बाय द 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसके अंतर्गत जितने भी सारे स्टेट्स है वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे और ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे विलेजेस है उस लेवल पे डेमोक्रेसी बिल्टअप करेंगे। ये जो एक्ट आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके अंतर्गत देखिए पंचायत राज इंस्टीट्यूशन तो इस्टेब्लिश किया गया था। इस पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के कुछ सलेंट फीचर्स थे, जैसे ग्राम सभा रहेगी। ग्राम सभा मतलब जैसे कोई विलेज है, इस विलेज में जितने भी लोग हैं जो इलेक्टरल रोल्स में उनका नाम दर्ज किया गया है, ऐसे लोगों का एक मीटिंग होगा, उसको ग्राम सभा कहेंगे। उस ग्राम सभा में जो भी सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करना है विलेज लेवल पे, उसका वहाँ पे डिस्कशन होगा। सेकेंड, थर्ड, 3-tier सिस्टम मतलब जो पंचायत है वो पंचायत जो है वो 3 लेवल में इस्टेब्लिश किए जाएंगे, पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल और पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। इलेक्शंस ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन्स, इनके जो भी इलेक्शंस होंगे मेंबर्स और चेयरपर्सन्स का, ये जो पंचायत में मेंबर्स है उनका इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होगा, और चेयरपर्सन्स जो रहेंगे एट इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, उनका जो इलेक्शन होगा वो इनडायरेक्ट होगा फ्रॉम द elected members at village and intermediary levels and district level। थर्ड, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स रहेंगे। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 साल रहेगा। हाँ देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो जो पीआरआई जो एक्ट है, उस पीआरआई के पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एक्ट जो है उसके अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो रहेगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन जितने भी लेवल, तीनों लेवल पे जो भी इलेक्शंस होंगे उस इलेक्शन का सुपरविजन, उनका कंट्रोल और उनका जो भी डायरेक्शन उनको देना है या इलेक्टरल रोल्स प्रिपेयर करना है, ये सारा जो जिम्मा रहेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन रहेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में स्टेट इलेक्शन कमीशन एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, जिसका अपॉइंटमेंट जो है वो गवर्नर करेगा। पावर्स एंड फंक्शंस इनको दिए जाएंगे ताकि जो ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी है वो अच्छे से इस्टेब्लिश हो पाए, उनको वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इसलिए उनको कुछ पावर्स भी दिए जाएंगे। फिनेंसेस के अंडर में है पंचायत को पावर दिया जाएगा कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सके, वो फीस कलेक्ट कर सके। ठीक है, फिनेंसेस के अंडर में जैसे हमने डिस्कस कर लिया, वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकता है बाय उनका जो भी रेवेन्यू रहेगा वो जनरेट कर सकते हैं बाय द वे ऑफ टैक्सेस, फीस। फाइनेंस कमीशन जो रहेगा उस फाइनेंस कमीशन के अंडर में डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स होगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका कुछ पार्ट जो है वो पंचायत को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, तो पंचायत का जो भी है, पंचायत एट ऑल द 3 लेवल्स उनका ऑडिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। इन इंडिया, if a religious sect community is given the status of national minority, what special advantage is entitled to?
First is it can establish and administer exclusive educational institutions. Second, the President of India automatically nominates a representative of the community to Lok Sabha. Third is it can derive benefits from Prime Minister's 15-point program. So which of the statement given above is or are correct? So UPSC 2011 का question. So option है 1, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3. So the correct answer is 1 and 3. जैसे देखिए हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. आर्टिकल 30 के अंडर में जो है वो माइनॉरिटीज को एक स्पेशल राइट दिया जाता है, जिसके अंडर में देखिए ए पॉइंट, जिसके अंडर में दे कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. सेकेंड देखिए इंपॉर्टेंट है, इन ग्रांटिंग एड, जब भी स्टेट गवर्नमेंट इनको एड प्रोवाइड करेगी, सो द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटीज. आर्टिकल 30 के अंडर ही माइनॉरिटीज जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करेंगे, उसी में देखिए उनका एक राइट रहेगा दैट दे कैन इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेजेस. वो खुद की लैंग्वेजेस में उनको एजुकेशन इम्पार्ट कर सकते हैं. सो 3 टाइप्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन बी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. जैसे पहले कोई भी इंस्टीट्यूशन जो रहेगा वो रिकॉग्नाइज रहेगा एंड वो स्टेट से एड भी ले सकता है. सेकेंड, एक ऐसा हो सकता है कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्निशन लेगा बट स्टेट गवर्नमेंट से एड नहीं लेगा. थर्ड ऐसे इंस्टीट्यूशंस होंगे जो रिकॉग्निशन भी नहीं लेंगे और एड भी नहीं लेंगे. सो जो फर्स्ट पहले और सेकंड जो कैटेगरी के जो इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, वो जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है रेगुलेशंस है उनके अंडर में उनको काम करना पड़ेगा. और थर्ड वाला जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जो कि रिकॉग्निशन भी नहीं रहेगा और एड भी नहीं रहेगा, तो वो रेगुलेटरी पावर के अंडर में नहीं रहेंगे, लेकिन जनरल जो रेगुलेशंस रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के उनको फॉलो करना पड़ेगा. देखिए जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है उनको दे कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स 15-point प्रोग्राम. प्राइम मिनिस्टर 15-point प्रोग्राम जो है वो 2005 में लॉन्च किया गया था टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स. एट प्रेजेंट देखिए हमारे पास मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, क्रिश्चियंस एंड पारसीज, दे आर नोटिफाइड माइनॉरिटी रिलीजियस कम्युनिटीज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन है, the authorization for the withdrawal of funds from consolidated funds of India must come from. जो भी हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से कुछ भी फंड अगर विड्रॉल करना है तो वो विड्रॉल कौन करेगा. देखिए ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. सो द करेक्ट आंसर इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. देखिए कोई भी कंसोलिडेशन हमारे जो एक मेन जो गवर्नमेंट के जो फंड्स होते हैं, जैसे कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, देन पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया एंड द कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया. सो अंडर आर्टिकल 266. सो ये जो कंसोलिडेटेड फंड्स है इसमें क्या क्या कौन कौन से फंड्स इसमें जमा होते हैं. सो ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, all loans raised by the government by the issue of treasury bills, loans by ways and means of advances, and third, all money received by the government in the repayment of loans. So these form the consolidated funds of India. No money can be withdrawn from this fund without appropriation. Without appropriation का मतलब है कि जो पार्लियामेंट है वो अप्रोप्रिएशन बिल पास करेगा और उसके पास होने के बाद ही हम लोग जो गवर्नमेंट है वो इस फंड से पैसा निकाल सकती है. सो पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल, देखिए जब भी अप्रोप्रिएशन बिल लोकसभा में लेके आया जाएगा सो उसको पास होना पड़ेगा, सो पास करना पड़ेगा एंड उसके बाद में ही यहाँ से हम लोग फंड्स निकाल सकते हैं. सो नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट अंडर अप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ. नेक्स्ट देखते हैं, all the revenue received by the union government by the way of taxes and other receipts for the conduct of government business are credited to. अभी हमने देखा है
देखिए ऑप्शंस हमको दिया गया, कंटिजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड। सो द करेक्ट आंसर वाज कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। देखिए हमने अभी देखा है जो भी कंसोलिडेटेड फंड्स में क्या क्या फंड्स आते हैं, ऑल द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो टैक्स रेवेन्यू भी रह सकते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी रह सकते हैं, ऑल द लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द इश्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल्स, लोन्स, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस एंड ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। सो ये सब जो है कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा, तो क्या होगा? यूपीएससी 2011 में पूछा गया है। देखिए, बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर द सजेशंस, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जब भी लोकसभा जैसे यूनियन बजट पेश किया गया और उसको अगर लोकसभा ने पास नहीं किया तो क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कोई भी बिल और या फिर यूनियन बजट अगर लोकसभा में पास नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जो भी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट का जो है लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, ये साबित होता है। और इसके अंडर में मतलब वो माइनॉरिटी में चली गई है और लोकसभा में कॉन्फिडेंस दे कैन मूव, नो कॉन्फिडेंस, दिस इज एज गुड एज नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सो जब भी लोकसभा में बजट पास नहीं होता है तो प्राइम मिनिस्टर को रेजिग्नेशन सबमिट करना पड़ेगा ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए आर्टिकल 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को ही हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट ये वर्ड यूज नहीं किया गया है, इसका यूज रेफर किया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो अगर यूनियन बजट पास नहीं होगा तो प्राइम मिनिस्टर सबमिट द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। हम लोग कोशिश करेंगे 5-6 क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करें, सो दैट आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन होते रहे, प्लस आप एक अच्छे से क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।